सभी को मेरा नमस्कार है। आज के क्लास में हम लोग जैसा कि आप देख रहे हैं एसएससी मेंस यानी जो स्टूडेंट एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं इसका 2 फेज होता है। फेज 1 में हम करते हैं प्री और फेज 2 में मेंस की तैयारी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेंस कुछ अलग होता है। अगर आपने प्री की तैयारी बहुत तरीके से कर लिया तो आप मेंस की तैयारी भी आपका अच्छा से हो जाएगा। बस ये है कि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा उसका अच्छा होता है और प्रैक्टिस की काफी में जरूरत पड़ती है। ठीक है सर, तो यहाँ पे अपन देखते हैं एक एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। फर्स्ट, आर यू रेडी एवरीवन? क्या आप सभी तैयार हैं? तैयार हैं तो देखिए। सभी को फ्री होगा कि लाइव क्लास हो रहा है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे ठीक है, सबसे पहला चीज होता है कि जिस क्वेश्चन को आप जानते हैं, जिस क्वेश्चन को आप पता है, उस क्वेश्चन को कितने जल्दी कर सकते हो, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है उसकी स्पीड। जैसा ये पहला क्वेश्चन देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन, पीछे आप पीछे बैठो तो आगे बैठ जाए। चलो देखो स्टार्ट करें। सर इसको बंदी कर दो, ये लाइट को अगर प्रॉब्लम हो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखिए तो कह रहा है कि इट इज नेवर माय बिजनेस, इट इज नेवर माय बिजनेस। हमेशा ये सुनना करो कि इनमें एरर हमें कहां ढूंढना है। तो एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ा करो, एक बार पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है कि इट इज नेवर माय बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल इनफ टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम्स। ये क्वेश्चन देखना है। ठीक है, जिस स्टूडेंट ने नाउन टॉपिक पढ़ा है उसको ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। बताइए इसमें एरर कहाँ है? आपको अगर दिख रहा होगा एडवाइस, आपको शायद दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? एडवाइस। तो बताइए ये जो एडवाइस लिखा हुआ है, ये एडवाइस किस तरह का नाम है? एडवाइस कौन सा नाम होता है? आवाज नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया। एडवाइस प्रॉपर नाउन होता है, ये हमारे स्टूडेंटों का कहना है। फिर सीनरी कौन सा नाउन होता है? अनकाउंटेबल। पोइट्री कौन सा नाउन होता है? फर्नीचर कौन सा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा बताइए इंफॉर्मेशन कौन सा नाउन है? एडवाइस कौन सा नाउन है? फिर प्रॉपर नाउन कैसे हुआ? हाँ भैया, प्रॉपर नाउन कैसे हुआ? आपने प्रॉपर नाउन बोला, प्रॉपर नाउन आपने बोला है तो प्रॉपर नाउन के पीछे कुछ तो लॉजिक आपने सोचा होगा ना। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी विशेष व्यक्ति के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। किसी विशेष व्यक्ति के नाम को, किसी जगह के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ऐसा थोड़ी हम किसी को भी प्रॉपर नाउन कह देंगे। मैं बोलूं राहुल, ये प्रॉपर नाउन है। मैं बोलूं जयपुर, ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन कोई भी प्रॉपर नाउन नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आपको इन क्वेश्चंस में दिखा के सर ये अनकाउंटेबल नाउन है, और आप बताओ अनकाउंटेबल नाउन का मतलब तो यही होता है ना जिनकी गिनती हम नहीं कर सकते। तो भाई जिनकी गिनती हम कर ही नहीं सकते, क्या उसके पहले कभी आर्टिकल आ सकता है? क्या नहीं आ सकता। इतना आसान क्वेश्चन है। आपने ये तो प्री लेवल का क्वेश्चन हो गया। फिर यानी यहाँ पर एडवाइस के ठीक पहले हम एम का प्रयोग नहीं करेंगे।
पार्ट में है इसमें, तो बी पार्ट में है। पहले क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि कोई भी अनकाउंटेबल नाउन अगर हमारे क्वेश्चन में दिखाई देता है तो उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया? पहला क्वेश्चन तो बताओ, अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट में हमने क्या पढ़ा? मशीनरी। क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? इनके पहले क्या नहीं कर सकता? ए एंड का प्रयोग हम नहीं कर सकते। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर? क्या कभी एग्जाम्स में आए थे तो आप बोलेंगे? अच्छा, आपके दिमाग में और क्या चल रहा था और क्या गलती हो सकता था? थोड़ा सोचिए, इसके अलावा सोच के देखो कि सर और क्या गलती हो सकता है। देखो एक चीज, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि दिल के साथ विद आया है ना, दिल के साथ विद का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति से समझौता करते हैं। दिल विद समवन, दिल विद समबडी, ठीक है? तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं। अब देखो कई लोग ये भी सोच रहे हैं कि सर आर क्यों आया है? भाई यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, दोस्त, और ये क्या लिखा हुआ है, हु। जिसने प्रोनाउन टॉपिक पढ़ा है वो रिलेटिव प्रोनाउन को याद करें। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन दो क्लोज को आपस में कनेक्ट करता है और अपने से पहले आए हुए एंटीसीडेंट के बारे में वो आगे इन्फॉर्म करता है। यानी जैसा ये होगा वैसा ही आगे यूज करेंगे, चाहे वो आपका अगर ये नाउन है या प्रोनाउन है, अगर ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर होगा, ये प्लूरल है तो ये प्लूरल होगा। तो आ रहा है बिल्कुल सही लिखा गया है। सीधा सीधा इसमें गलती क्या था? गलती था एडवाइस से पहले एक और एंड नहीं आया। अच्छा, इसमें एक और सीखने लायक बात है, वो क्या है तो देखिए, एक वर्ड इसमें लिखा हुआ है, कहाँ गया? हाँ, ये देखिए, सेंसिबल इनफ। जब आप एडजेक्टिव टॉपिक या एडवर्ब टॉपिक आप पढ़ेंगे, जिसने एडजेक्टिव पढ़ा होगा, अगर मैंने पढ़ाया होगा तो ठीक है, नहीं तो एडवर्ब टॉपिक में ये इनफ का कंसेप्ट आता है। इसका कंसेप्ट इनफ का मतलब क्या होता है? ज्यादा। इनफ मतलब ज्यादा। अब देखो हमेशा याद रखें, जैसे जब मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, फिलहाल के लिए एक बात याद रखो, बोलो ए फॉर एप्पल, ई फॉर एलिफेंट, एन फॉर नेस्ट। अब देखो, ए से एडजेक्टिव, ई से इनफ, एन से नाउन। यानी इनफ के पहले एडजेक्टिव आएगा और इनफ के बाद क्या आएगा? नाउन। दोबारा बता दो क्या? इनफ से पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव। इनफ के बाद क्या आएगा? दोबारा बोलिए, इनफ से पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव। इनफ के बाद क्या आएगा? भाई एक बात बताओ, जैसे मान लो मैंने आपके एग्जाम्स में पेपर बनाया और मैंने ऐसे लिख दिया इनफ गुड, मैं बोलूं कि बताओ ये सही है या गलत? ये गलत। क्यों गलत है? क्योंकि सर ये गुड क्या है? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव पहले आएगा और इनफ बाद में आएगा। अच्छा बताओ, अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा इनफ और फिर मैंने लिखा काइंड, बताओ ये सही है या गलत? गलत। तो सबसे पहले तो ये पहचानना होगा कि काइंड क्या है। काइंड एडजेक्टिव है। काइंड का मतलब क्या होता है? दयालु। दयालु कौन होगा? कोई लड़का हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है। और किसी पर्सन की क्वालिटी बताने का काम केवल और केवल कौन करता है? एडजेक्टिव करता है मेरे भाई, इसलिए इसका आंसर होगा काइंड इनफ। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन बताओ, जैसे मान लो मैंने आपके सामने लिखा इनफ और मैंने यहाँ पे लिखा टाइम, इनफ टाइम, तो मुझे बताओ ये इनफ के बाद जो टाइम लिखा गया है ये क्या है? नाउन है। और इनफ अपने बाद किसका यूज देता है? नाउन का। इसका मतलब ये सही। तो इस एक क्वेश्चन से, ओनली वन क्वेश्चन से आपने कितने सारे कंसेप्ट सीखा, उनको अपने कॉपी में आपको क्या करना है? नोट डाउन करते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। इनफ का कंसेप्ट आपने सीखा, दिल के साथ हम विद लगाते हैं ये आपने सीखा, एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है ये आपने सीखा। क्या ये बात समझ में आ गया? पॉइंट क्लियर है? सभी के पास शीट अवेलेबल है? ग्रेट। तो हमारा एसएससी का मेंस पेपर चल रहा है अभी, मॉडल पेपर 1, जो भी नीट का एग्जाम देंगे तो तैयारी करना चाहते हैं वो तैयारी कर सकते हैं, और जो नहीं दिए वो भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बताओ ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम्स में दिखे तो बताओ तुरंत कर दोगे नहीं करोगे? आवाज नहीं आया, बोलो यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको अपन लिखते चलेंगे, बाद में इसकी पूरी फाइल आप लोगों को भेज दिया जाएगा। चलो साहब, इसीलिए आज मैंने पेपर सबसे पहले निकलवाया था कि मेरे बच्चों को पेपर दिया जाए ताकि ये घर पे भी प्रैक्टिस करें, है ना भाई? और इनके आंसर और लिखे गए हैं तो अपन चिंता तक कर नहीं सकते
हैं उतना में करेंगे, जो बन जाएगा वो आप घर पे ट्राई कर लीजिएगा। आया बात समझ में मेरे भाई? चल इधर देखिए, कुछ सीखो। चले ये देखिए, ये सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि माय फ्रेंड, पहले पढ़िए क्वेश्चन। कह रहा है कि माय फ्रेंड, मेरा दोस्त, इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है, एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ हिज कॉलेज। ये क्वेश्चन, चलिए उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर जरूर बता सकते। आंसर आ गया है, बताओ क्या है? बिल्कुल सही, वेरी नहीं आएगा। जिसने एडजेक्टिव टॉपिक पढ़ा है मेरे से, उसको मैंने बताया था कि ये जो एंड से अगर कोई चीज को जोड़ा जाए तो जो इधर होगा वही इधर होगा। अगर इधर नाउन है तो इधर नाउन, अगर इधर पॉजिटिव डिग्री है तो इधर पॉजिटिव, इधर सुपरलेटिव है तो इधर सुपरलेटिव। तो देखो भाई, इधर सुपरलेटिव है कि नहीं? अगर ये सुपरलेटिव है तो फिर ये वेरी कैसे आएगा? बताओ, गलत है कि नहीं? तो इस वेरी की जगह हमारा आंसर बताओ क्या आ जाएगा? मोस्ट आ जाएगा। एरर किस पार्ट में हुआ साहब? बी पार्ट में हुआ। क्या ये बात समझ में आ गया? तो यहाँ वेरी की जगह हम मोस्ट का प्रयोग करेंगे। पॉइंट एकदम क्लियर है? तो जिसने एडजेक्टिव टॉपिक पढ़ा है वो ये क्वेश्चन को जाना चाहिए था उससे, ठीक है। और जिसने नहीं पढ़ा है वो आगे तो बैक चलेगा, पढ़ेंगे आप। लेकिन इससे आपको क्या सीख मिला? सर इससे हमें ये सीख मिला कि अगर हमने किसी टॉपिक को नहीं भी पढ़ा है ना, तो भी हम क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। किस पे? प्रैक्टिस बैच के। चलिए साहब, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन बनाया मैंने, फटाफट देख के बताइए कहाँ गलती है। कह रहा है फ्यू कैबिनेट मिनिस्टर, ऑफ फ्यू, हाँ फ्यू, याद करिए, अब फ्यू पढ़ाया था। अच्छा, फ्यू के बाद नाउन आपका प्लूरल आता है और आपका वर्ब प्लूरल आता है, तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही लिखा गया है। तो गलती कहाँ है भाई साहब? ये देखिए, ये क्या लिखा है? डिबेट। देखो साहब, DEBARRED, क्या हुआ? डिबेट। और डिबेट के साथ हमेशा बताओ क्या आता है? फ्रॉम आता है। बोलो क्या आता है? फ्रॉम। ये देखो साहब, मेरे साथ साथ बोलिएगा, एब्स्टेन के साथ क्या लगाएंगे आप? फ्रॉम लगाएंगे। बताइए, रिफ्रेन के साथ आप क्या लगाएंगे? फ्रॉम लगाएंगे। तो ये चीज आपको याद रहना चाहिए। अच्छा, इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? डिबेट फ्रॉम, किसी चीज से बचना या किसी चीज से वंचित होना, इसको बोलते हैं डिबेट फ्रॉम। डिबेट के साथ हमेशा फ्रॉम आता है, ये बात याद रखेंगे। डिबेट फ्रॉम, तो देखो ये टू लिखा हुआ है, तो ये गलत है। डिबेट फ्रॉम। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे सीखने लायक, फ्रॉम के बाद जो आगे यहाँ पे जो वर्ब आएगा ये जेनेट फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? जेनेट फॉर्म में होगा। और जेनेट क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे डिबेट फ्रॉम अटेंड नहीं होगा, अटेंड ही हो जाएगा। तो इसको अपने सीट में सही करते चलिएगा। डिबेट फ्रॉम अटेंडिंग। ठीक है, डिबेट फ्रॉम अटेंडिंग। ये बात समझ में आ गई? तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब जो होता है वो जेरेंट फॉर्म में होता है। ये बहुत बात को याद रखेंगे। ये टॉपिक भी हम लोग जब जेरेंट वाले टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में हम लोग चीजों को सीखेंगे। देखिए साहब, ये लेकिन लिख लेना, फिर के बाद फ्रॉम आता है। अगले सवाल पे करते हैं और बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है नाउअडेज, आजकल द वेदर यानी मौसम जो है इज गेटिंग डैश एंड डैश। अगर कोई चीज, हाँ ये क्या करेंगे बताओ? देखो, अगर कोई भी चीज अगर बढ़ रहा है या फिर घट रहा है तो उसके लिए हम हमेशा कंपैरेटिव डिग्री की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर कोल्ड ना लिखकर हमें क्या लिखना पड़ेगा? कोल्डर एंड कोल्डर। अगर आपका सी पार्ट में है, अगर कोई चीज
निरंतरता रूप से बढ़ रही होती है या फिर घट रहा होता है, तो उसके लिए हम हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम्स में कॉमन एरर के 3 से 4 या 4 से 5, मैक्सिमम 5, मिनिमम 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने भी उतना ही क्वेश्चन शायद लिया है इसके अंदर। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा क्या कह रहे हैं। कह रहा है द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू, ये टू लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है टू, और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो इफेक्ट लिखा है ये वर्ब है या कुछ और है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप सही कर पाएंगे। तो देखिए इफेक्ट जो होता है, इफेक्ट, और एक होता है इफेक्ट, और एक होता है इफेक्ट्स। मैंने क्लास में, रनिंग क्लास में इसके बारे में शायद पढ़ाया होगा मेरे हिसाब से। इफेक्ट जो है ये नाउन है, इफेक्ट जो है ये वर्ब है, इफेक्ट्स जो है ये फिर से नाउन है। इसका मतलब होता है वस्तु, इफेक्ट का मतलब होता है असर करना, और इफेक्ट का मतलब होता है परिणाम। परिणाम को हम इंग्लिश में रिजल्ट कहते हैं साहब। अब आप देख लीजिए आप यहाँ किसका प्रयोग करेंगे। तो ये टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, यहाँ ई की जगह आप क्या लगा दीजिए ए, तो आपका आंसर हो जाएगा इफेक्ट। तो इन चीजों को भी आपको सीखना बहुत जरूरी है एग्जाम्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? इन क्वेश्चन सेंटेंस आर गिवन विद ब्लैंक्स, यानी फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आ गया। आप लोगों से आंसर मैं जानना चाहूंगा। क्वेश्चन देख के आंसर ट्राई करें, पक्का? बाकी का क्या मतलब है वो देखो, लिखे। पहला क्या लिखा हुआ है? रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब लिखिए मना करना, रिफ्रेन बचना किसी चीज से। रिफ्रेन का हिंदी में लिखिएगा बचना। रिफ्रेन मतलब बचना। रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना, खंडन करना। रिफ्यूट अगला वर्ड है आपका रिफ्यूट। रिफ्यूट, सॉरी रिफ्यूट तो बता दिया आपको। रिफ्यूट मतलब होता है खंडन करना। रिफ्यूज मतलब मना करना, मना करना। स्काल्डेड का मतलब होता है जला हुआ। स्काल्डेड मतलब होता है जला हुआ, जला हुआ, जो चीज जल जाता है उसको कहते हैं। देखिए कह रहा है कि प्लीज डू नॉट। डू नॉट के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म आता है। ये रिफ्रेन नहीं आएगा यहाँ पर, स्काल्डेड भी नहीं आएगा। मना करने की बात कर रहा है। प्लीज डू नॉट टेस्ट एन ऑफर मेड बाय द चेयरमैन, यानी चेयरमैन ने जो आपको ऑफर दिया है उसको आप मना मत करिए। ये क्या है यहाँ पे? तो मना करने का कौन सा इंग्लिश वर्ड बनता है? रिफ्यूज। तो रिफ्यूज आपका राइट आंसर हो जाएगा, रिफ्यूज। मेरे बताने से पहले ही आप ट्राई करें क्वेश्चंस को। ज्यादा गलत होगा ना, एक बार गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, दूसरे बार में सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। सबसे पहला हिंदी में अर्थ लिखते चलिएगा। लिखा है रिवाइव। रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित,
पुनर्जीवित यानी दोबारा से जीवित होना, रीवाइव लिखते चलेंगे, पुनर्जीवित। लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, लिफ्ट मतलब होता है उठाना। फ्लरिश का मतलब होता है समृद्धि, फ्लरिश समृद्धि, जिसको हम प्रोस्परस कहते हैं, प्रोस्परस, प्रोस्परस कहते हैं, एफ्लुएंट कहते हैं, रिचनेस कहते हैं, वेल्थ कह सकते हैं इसके लिए। राइज, राइज का इंडिया लिखिएगा उगना, सनराइज, द सन राइजेस यानी उगना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। राइज का मतलब होता है आगे बढ़ना, और एक राइज का मतलब होता है सुबह जल्दी उठना, होता है राइज। तो आपको 3 मीनिंग पता है, मीनिंग जरूर लिखते चलिएगा, ये आपको हेल्प करेगा। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट, आश्वस्त है, दैट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बिगिन टू डैश अगेन सून। कह रहा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, जो रहन सहन है, वो जल्दी से दोबारा से क्या हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, ये कह रहा है। तो बताओ इसमें क्या, कौन सा आंसर आएगा? लिफ्ट तो नहीं आ सकता ना, जो नहीं आएगा उसको हटा दो, रिवाइव। तो इसमें क्या होगा, बिगिन टू राइज अगेन, यानी दोबारा से क्या होगा, उठेगा, ये अच्छा हो जाएगा। तो आपका डी राइट आंसर। चलिए देखो, इस तरह के क्वेश्चंस जब हम करते हैं तो हमें लगता है कि हम कुछ एग्जाम्स के लिए तैयार हो गए। आगे अभी और सारे क्वेश्चंस हैं, चलेगा। ये बताइए इसका आंसर क्या होगा, बाकी लोग भी बताते चलेंगे, फटाफट बताते चलिए क्या होगा आंसर। आपका आंसर पहले, आपका आंसर पहले बताइए प्लीज। अच्छा, तो प्रॉब्लम ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर आर्म, जैसे एक दूसरे के बीच में कोई युद्ध का संभावना होता है, इज नेवर गोइंग टू बी सॉल्व्ड अनलेस टू सुपर पावर। चलिए आपका आंसर आ गया है, आपका, आप लोग क्लास आपका आंसर बताओ। कोई ए बी सी डाउन सिट टुगेदर, आप लोग का नो आइडिया। चलिए मैं बताता हूँ। एक टू है सॉल्व्स, ये कह रहा है, देखिए पढ़िएगा, कह रहा है कि द प्रॉब्लम्स of proliferation of nuclear arms is never going to be solved unless the two superpower agree to। दो सुपर पावर कंट्री है, जैसे मान लो रशिया है और अमेरिका है, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर हथियार है, तो ये एक दूसरे को क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। ये जब तक नहीं खत्म होगा, कब तक, जब तक इनके आपस में समझौता नहीं होगा। तो इसमें ये समझौता का पूछा है, और समझौता का जो इडियम से अर्थ होता है वो होता है विन हाफ वे, आधा इधर से और आधा इधर से जब तक नहीं मिलेंगे तब तक समझौता नहीं हो सकता है, नहीं रुक सकता है वॉर। तो इसका हिंदी में अर्थ लिखिएगा, ये इडियम से, ये इडियम से विन हाफ वे का मतलब होता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, कंसेंसस, समझौता लिख लीजिए, एग्रीमेंट, कंसेंसस या समझौता। ठीक है,
अंडरस्टैंड ईच अदर नहीं होगा, एक दूसरे को क्या समझेंगे, सॉल्यूशंस में नहीं होगा, एक साथ बैठने से नहीं होगा, वो लोगों में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। तो मीट हाफ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर फटाफट बताइएगा। सबसे पहले इसका हिंदी में अर्थ लिख लीजिए। पहला टेम्पर्ड, बिल्कुल सही। टेम्पर्ड का मतलब होता है छेड़छाड़ करना। टेम्पर्ड का हिंदी में अर्थ होता है छेड़छाड़ करना, टेम्पर्ड करना। डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद करना, नष्ट करना। मैन हैंडल का मतलब होता है हाथापाई करना, मतलब झगड़ा करना, एक तरह से हाथापाई करना। प्रीसीडेंट का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब हमेशा पहले होता है, प्रीसीडेंट यानी पहले। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि टेक पोजीशन, टेक पोजीशन यानी अधिकार दे दो, किस चीज का, रिपोर्ट्स का, इमीडिएटली, जल्दी से। लिस्ट नहीं तो अभी पढ़ाया था ना गोपालपुरा में, लिस्ट अपने साथ क्या लेता है, शुड लेना है। तो ये आप नहीं देखो, यहाँ आ गया लिस्ट दे शुड बी डैश विद, नहीं तो वो क्या करेगा, उस डेटा के साथ, रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ कर देगा। टेम्पर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, टेम्पर्ड। चलो मेरे भाई, जो स्टूडेंट्स मेरे एब्सेंट हो रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत गलत एब्सेंट हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग इनसे काफी कुछ सीख रहे हैं। आपको मैं मानता हूँ कि 1 घंटा बहुत लोगों का वेस्ट जाता है। अरे सर आज संडे दिन बहुत सारा काम है, कपड़े धोने, रेस्ट भी करने, लेकिन जिस दिन हमारा सिलेक्शन होगा उस दिन तुम याद करोगे इस क्लास को कि हमने इस क्लास के अंदर जो आप रेगुलर क्लास पढ़ते हैं वो एक क्लास होता है, वो एक कोर्स कंप्लीशन का क्लास होता है, जिसमें आप केवल अपने कोर्स को कंप्लीट करते हैं। लेकिन आप जो संडे को क्लास लेते हैं, ये आपका कौन सा क्लास होता है, सोच के देखो, ये वाकई में ये क्लास है। नहीं स्पेशल तो क्या, हर क्लास स्पेशल होता है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड क्लास कौन सा है, संडे। तो ये जो लोग एब्सेंट होते हैं मेरे हिसाब से शायद गलत है। चलिए सर, चलो आते हैं। देखिए डिस्ट्रॉय का मतलब होता है किसी चीज को नष्ट करना। हम किसी चीज को नष्ट कर सकते हैं, कोई सामान को, वस्तु को, है ना, उनको नष्ट कर सकते हैं। डेटा के साथ तो क्या नष्ट करेंगे, जला दो। आजकल ऑनलाइन होता है सर, मेमोरी कार्ड लगा दो। टैम्पर्ड, देखिए अगर टैम्पर्ड नहीं होता तब हम डिस्ट्रॉय नहीं जाते, लेकिन टैम्पर्ड किया है ना, छेड़छाड़। जैसे अब मान लो मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत सारे एडिटर ऐसे हो गए कि मैं बता रहा हूँ ऑप्शन है और कोई एडिट करके भी कर, मेरा इमेज खराब हो गया, उसमें क्या क्या टैम्पर्ड किया। तो ऐसे भी हो सकता है, छेड़छाड़ करना, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब आगे का है बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन। सबसे पहले इसका हिंदी में अर्थ देखिए, डिस्वेड, डिस्वेड का मतलब देखिए मना करना। डिस्वेड का मतलब होता है मना करना। एंटोनिम्स पूछ रहा है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन के डायरेक्शन को पढ़ लेना, एंटोनिम्स पूछ रहा है। चलिए लिखिए नेक्स्ट, इनसाइट। नहीं, इनसाइट का मतलब होता है उत्तेजित करना। ठीक है, इनसाइट का मतलब होता है उत्तेजित करना, उत्तेजित करना। अच्छा, बी परसुएड, स्वीकार कर लेना है, स्वीकार करना। मना करने का उल्टा स्वीकार करना ही होगा। कोई बात नहीं, आप हिंदी लिख लो, पता चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम यहाँ सीखने के लिए आए हुए हैं कि हम खुद सीखे तो सही क्लास। एडवाइस का मतलब देखिए सलाह देना, ये वर्ब है, ध्यान रखना है ना, सलाह देना। लिख लो सर, लिख लो, सलाह देना। इंस्टिगेट का मतलब देखिए भड़काना, किसी को भड़काना, इंस्टिगेट भड़काना। इंस्टिगेट मतलब भड़काना। आंसर सबके पास आ गया होगा। तो अगर मैं बोलूं डिस्वेड का मतलब क्या होता है,
तो मना करना का क्या हो जाएगा? स्वीकार करना, वेलकम करना एक तरह से। जैसे मैंने किसी को मना कर दिया तब से मना, लेकिन मैंने उसको वेलकम किया, ठीक है भाई आप, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वही शानदार क्वेश्चन है ना, मजा आ रहा है। तो आर यू एंजॉयिंग द क्लास? आवाज नहीं आया? ओह माय गॉड, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, चलिए कौन बता सकता है इसका मतलब क्या होता है? पहले इसका मीनिंग समझते हैं। ऐसे नहीं लग रहा है कभी देखा ही नहीं है सर, है ना? क्लास में, नॉर्मल क्लास में तो आपने कितना वोकैब पढ़ा दिया, लेकिन ये कभी नहीं देखा है सर। ये वाला दिखाओ जो एग्जाम में आता है। देखो मेरे भाई, एन क्या लिखा है? एनाथीमेटाइज। एनाथीमेटाइज इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है श्राप देना। एनाथीमेटाइज का मतलब देखिए, श्राप देना। लिखो लिखो, फिर मैं अभी बता रहा हूँ श्राप देने को और क्या क्या बोल सकते हैं। चलिए, तो श्राप देना, श्राप देना को इंग्लिश में लिखो कर्स, इसका लिखो डिनाउंस। ठीक है, कर्स लिखिए, डिनाउंस लिखिए। कर्स, डिनाउंस, श्राप देना, इसका सिनोनिम्स हो गया, ध्यान रखना। लेकिन पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? उल्टा। आशीर्वाद देना, तो देखो कितना आसान था है। आप बिल्कुल आंसर एक बार बाकी के लिख लो, समय है ना। रेडिएट, रेडिएट सोचो तो, रेडिएट मतलब क्या होता है? रेडिएट का मतलब फैलना, किरणों का फैलना। रेडिएट फैलना, स्प्रेड होना, फैलना, ठीक है। रेडिएट मतलब फैलना। चलिए, रेगुलेट, नियंत्रित करना, बिल्कुल सही। रेगुलेट मतलब नियंत्रित करना। कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें आता तो है लेकिन हमारी जुबान पे नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं। डिसीव, डिसीव धोखा, छल कपट करना, धोखा देना। तुम तो वही बताए डिसीव। अरे बस बस दीवाना बस ये क्या लिखा हुआ है? प्लेस, प्लेस मतलब आशीर्वाद। आशीर्वाद का और लिख दीजिएगा बेनिडिक्शन। बेनिडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद, बेनिडिक्शन। ठीक है साहब, तो आंसर तो सबको पता चल गया। सर काश ऐसे हमारा कोई पेपर करा दे, एक ही नहीं एग्जाम में जरूर। मैं ऐसा करूंगा, मैं ही चलूंगा पेपर में, है ना? तो सीजीएल का फॉर्म भरना तो मेरा भी फॉर्म डालते हैं, तो साथ में और आगे पीछे बैठेंगे हम। एक बताऊंगा तो एक घंटा अगर क्वेश्चन पेपर ही अलग अलग हो तो, लेकिन मुझे लगता है क्वेश्चन पेपर सेम होता है सर, है ना? नंबरिंग तो कोई बात नहीं, ऐसे हो जाएगा सर। इसमें हम लोग माहिर है, अपन उसमें नहीं करते थे क्या 10th वगैरह में, 9th वगैरह क्लास में नहीं करते। अच्छा चलो, आप लोग ईमानदारी से बताओ कितने लोग चीटिंग किए? चलो आगे चले, आगे चलते हैं। चलो इसको फटाफट फटाफट, इसके टाइम नहीं लगेगा, फटाफट चलो। चलो ये पढ़ाया हुआ है, कह रहे देखो उधर साहब, देखो उधर। हथेली को क्या करना? गरम। अभी हथेली गरम कब होता है? जब इसमें पैसे आते हैं। पैसे कब आएंगे? जब तुम मेहनत करोगे। पर ये मेहनत नहीं कर रहा, ये तो आराम से कर रहा है। ग्रीस एनीबॉडी फार्म, इसका मतलब होता है रिश्वत लेना। लिख लो, रिश्वत लेना। इसका आंसर हो जाएगा ब्राइब। इसका हिंदी लिखते चलना साहब, रिश्वत लेना, ब्राइब। एग्जाम से पहले अगर तुम्हें 50 पेपर इस तरह के सॉल्व कर दिए तो आप समझना कि पेपर में तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। 50 पेपर आप क्या समझ रहे हो? अगर मान लो, मैं नॉर्मल मान के चल रहा हूँ 50 पेपर, ठीक है, इनटू कितने क्वेश्चन? 25। मान लो हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए, 25, तो 25 गुणे 5 कितना होता है? 125, 1250। भाई साहब 1250 कंसेप्ट को पढ़ना,
यानी तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा कि एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है और उसके पहले आर्टिकल नहीं आ रहा। अब 1250 में एडवाइस 5 बार 10 बार तो आ ही जाएगा, है कि नहीं? तो बहुत सारी चीज क्लियर हो जाते हैं। प्रैक्टिस इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है आपने, आई बात समझ में? तो अगले साल रिजल्ट दे दोगे नहीं दोगे बताओ? दे देंगे ना? ग्रेट मेरे भाई, उधर देखो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना घर में, वाइफ भी मेरी नाराज हो गई, क्या आपकी क्या जीवन है ये, आज भी आप पढ़ाने जा रहे हैं। मेरी भी लाइफ होता है किसका? इसका फ्लेवर का मतलब देखिए चापलूसी, चापलूसी फ्लेवर मतलब होता है चापलूसी करना, ठीक है? चल सब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए ये बताइए, बताओ पीछे से आंसर नहीं आ रहा, बताओ फटाफट। कह रहा है कि आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड, मैं इतना निराश था, when my close friend, जो मेरा बहुत ही करीबी दोस्त था, वो मुझे कब छोड़ गया, left me in the lurch, left me in the lurch। ये देखो कितनी एडवांस इंग्लिश, एक अच्छा इंग्लिश, मतलब आप किसी नॉर्मल आदमी के सामने या जो इंग्लिश जानता है ना उसके सामने भी बोलोगे तो वो तुम्हारे शब्दों को पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि इसका एक्चुअल में मतलब क्या है? छोड़ना। छोड़ना तो क्या बोलेंगे? abandon। कब abandon? abandon means when I needed help, जब मुझे हेल्प की जरूरत थी तब वो मुझे छोड़कर चला गया। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, left me in the, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं, बताइए। Cool as cucumber, फटाफट बताओ, cool as cucumber का मतलब क्या होता है? ककड़ी की तरह शांत स्वभाव का आदमी। तो बताओ इसमें क्या आंसर है? कोट was happy was his kid। अरे देखो भैया सीधा सीधा देखो, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है ना, तो एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी आप कर सकते हैं। कोट का मतलब होता है सर्दी जुकाम लग जाना, ये तो होगा है ना। वो हैप्पी, ये भी नहीं होगा। डरा हुआ था, नहीं होगा। क्या हो जाएगा? नॉट नर्वस और इमोशनल। ऐसा इंसान जो नर्वस भी नहीं होता है और इमोशनल भी नहीं होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कूल एज कुकुम्बर। आगे बढ़ते हैं, कितना अच्छा वर्ड है। कई बार मैं क्वेश्चन बनाते वक्त इतना नहीं सोचता जितना मैं पढ़ाते वक्त सोच देता हूँ। बताइए, पुलिस को, यानी पुलिस ने पकड़ा किसको? चोर को। कैसे पकड़ा? रंगे हाथों पकड़ा। तो बताओ रंगे हाथों पकड़ा तो क्या आंसर होता है? तो ये कहता है एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का मूव करते हैं। और अब जिस पूछे, हाँ वो आ गया, ये PQRS जो आपको बहुत तंग करता है, लेकिन ये आपके एग्जाम का सबसे इजी है। ये जिस बच्चे ने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, आप समझ जाना एग्जाम में आपको फुल नंबर दे जाएगा ये। तो आप पहले ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ और लॉजिक के साथ कि क्या लॉजिक है, क्या इसमें होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करिए प्लीज। 16 का आंसर बताइए, फटाफट ट्राई करिए। इसके बाद क्लोज टेस्ट है, फटाफट बताइए। ट्राई करिए थोड़ा सा। देखिए आप कहां सोच रहे हैं, आपका सोचने का तरीका क्या है, थोड़ा देखिए इस बोर्ड पे लिखिएगा। एक मिनट के लिए कह रहा है सो नाउ इंडिया कैन, भाई साहब
कैन लिखा है, कैन मॉडल है, आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। ये ग्रामर का रूल कहता है कि अगर कैन है तो मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। अब आप इसमें चेक करिए कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है कहाँ है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म? तो क्या लॉस, इंडिया कैन लूज आउट एट फर्स्ट बैच बिकॉज इट इज टू बिजी। क्या इससे हम स्टार्ट करें या फिर हम इनमें से किसी को देखें? क्योंकि कैन प्लस सिक्योरिटी ये तो होगा, कैन फर्स्ट ये भी नहीं होगा। तो कह रहा है कि फॉर नाउ इंडिया कैन आइदर, क्या आइदर, तो आइदर के साथ क्या आता है और आता है, इसका मतलब और भी होगा इसमें कहीं ना कहीं। तो ये देखिए कहां है, यहां। तो आप इसको पढ़ते हैं तो सर इसका जो शुरुआत होगा, एक मिनट मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। अब दिखाई दे रहा है ना, चलिए स्टार्ट इसका होगा। सो नाउ इंडिया कैन आइदर पुट aside its hope of getting the veto power। कह रहा है कि भारत को या तो उसकी जो आस लगा के बैठा है कि उसे वीटो पावर मिल जाएगा, उसको एक साइड में रख लेना चाहिए। ठीक है, ये कहना एंड लिखा है। अब इस एंड के बाद आपका क्या आएगा, ये आपको करना है। एंड और आइदर पुट aside in hope of getting the veto power। ऐसे तो और आना चाहिए आइदर के साथ, लेकिन यहाँ पे एंड लिखा है, इसका मतलब इस एंड के बाद कोई सेंटेंस है और उसके बाद क्या लिखा हुआ है और आएगा। तो ये कह रहा है कि एंड फर्स्ट कंसेंट्रेट ऑन इंश्योरिंग दैट the Security Council is enlarged or। अब ये देखो इसका पेयर बन रहा है क्यू आर, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा एस, और अब एक ही ऑप्शन ही बच गया है तो यहाँ पे ये हो जाएगा पी। अब लेकिन एग्जाम में आप एक बात को ध्यान रखना, इधर देखो फ्रेंड, जब भी तुम्हें दो ऑप्शन दिखाई दे दे, सबसे पहले तो देखना कि क्यू से चालू हो रहा है, चलो ये कैंसिल, अब हमें इन दोनों पर फोकस करना है। अब आपको देखना है कि बताओ क्यू के बाद पी आएगा या क्यू के बाद आर आएगा। तो कह रहा है आइदर पुट aside in hope of getting the veto power and lose out at first base because it is too busy। अब ये एंड के बाद ये वाला नहीं आने वाला है, सीधा क्या आएगा, फर्स्ट आएगा, इसका मतलब कि आर आएगा, और उस आर के बाद क्या आएगा एस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बहुत सारा लिंक आपको मिल जाएगा जब आप करते चलेंगे तो। प्रैक्टिस, ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सर, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि आप ऑप्शन के थ्रू ही चलेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ कि जो आपको दिख गया ना कि किससे स्टार्ट हो रहा है, तो इनको कैंसिल करो, तो आपके पास कितना बच गया, दो बच गया। अब दो में से आप चेक करो, आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर मूव करते हैं और ट्राई करेंगे। कंफर्म, लॉजिक बताइए मुझे। अच्छा लिखा है कि नो अमाउंट, क्या लिखा है, नो अमाउंट, तो नो अमाउंट के बाद क्या, अच्छा एक चीज आपको नजर आ रहा है क्या, ये क्या लिखा हुआ है बताओ, डू के साथ क्या आता है, डू के साथ या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और नहीं तो डू के साथ क्या आएगा नॉट, इसका मतलब पी के बाद क्या आएगा आर। आप देखो पी के बाद आर कहाँ है, पी के बाद आर एक यहाँ है और पी के बाद आर आप कहीं भी नहीं है और एक यहाँ, इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, जैसे भी आप इसको कर सकते हैं। पी के बाद हाँ, एक भी लिंक मिलना चाहिए, एक मिल गया आंसर सही, बढ़ चलिए आगे बढ़िए। अब ये कह रहा है कि नो अमाउंट ऑफ डायरेक्ट एड विल हेल्प, ठीक है, क्यू से चालू होगा यहाँ पे,
दो विल हेल्प पुअर कंट्रीज इफ दे डू नॉट, यानी के बाद आएगा, आप पढ़ के देख लीजिए। अच्छा एक चीज और देख लो, ये क्या लिखा हुआ है, कैपेसिटी, और कैपेसिटी क्या, कैपेसिटी टू जनरेट। आप देख लो यहाँ पे आराम से, ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट बताइए फटाफट, बताइए आंसर प्लीज। ये है ना ऑप्शन में ओ नहीं है, क्यू है। सोच के देखिए, 18 का आंसर बताइए प्लीज फटाफट, 18 का आंसर, 18 का आंसर बताइए। फार्मर्स, फार्मर, देखो ये क्या लिखा है, फार्मर, देखो वैल्यूज क्या लिखा है, फार्मर। फार्मर क्या है बताओ, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब। देखो इस पर वर्ब कहाँ है, वर्ब कहाँ है, देखिए कह रहे हैं ना ये वर्ब है, इसका मतलब स्टार्ट किससे होगा, आर से, यानी ये दोनों कैंसिल, तो इन दोनों में से एक आपका आंसर आएगा। अब देखिए कह रहा है कि फार्मर्स कैन प्रिपेयर ऑल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव क्या, अल्टरनेटिव क्या बनाएगा, तो अल्टरनेटिव लैंड बनाएगा। अल्टरनेटिव लैंड यूज प्लान ओनली इफ, याद करो ओनली इफ। बहुत आसान है, आपको थोड़ा सा सब्र, पेशेंस और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए, आप इक्विवेलेंस कर सकते हैं। देखो फ्रेंड यहाँ पे दोबारा इस बोर्ड पे देखो मेरे दोस्तों, फार्मर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब चाहिए, वर्ब हमारा केन है, यानी आर से स्टार्ट होगा, ये दो फिक्स है, यानी ये दोनों ऑप्शन हो गया कैंसिल। अब हमें कह रहा है कि अब एक चीज और है कि यहाँ लिखा है ओनली और यहाँ लिखा है इफ। ग्रामर में एक कंसेप्ट है ओनली इफ, ओनली इफ, तो ओनली कहाँ है, क्यू में, तो ये हो गया क्यू, और ये क्या है एस, तो क्यू एस कहाँ आ रहा है, क्यू एस यहाँ आ रहा है, आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंस को कर सकते, ठीक है, चले आगे, ओके। देखो फ्रेंड नेक्स्ट, अब क्या हो गया, हाँ ये आसान क्वेश्चन है, फटाफट बताओ। सिट ऑन एलिफेंट बैक, एलिफेंट बैक यानी क्या होता है, एलिफेंट का मतलब हाथी, हाथी और ऊंट जो होते हैं उनके पीछे जो वहां एक बैठने वाला जो बनाया जाता है ना, उसको क्या कहा जाता है, इंग्लिश में वो पूछ रहा है। चलिए हिंदी लिखते चलिएगा, हिंदी लिखिएगा, एक बार नोट लीजिए, ऊँट लिखिए जो मैं बता रहा हूँ, ऊँट का लिखिए। घोड़ा पता है ना, घोड़ा, तो घोड़े का जो वो नाल होता है ना, नाल, उसके जो खुर होते हैं ना, खुर, उसको ऊँट कहा जाता है। लिखिए, ऊँट का मतलब होता है खुर। नाम पे आपने पढ़ा होगा, काम पढ़ाया था, हाउ टू मेक सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन, जाके चेक करना। ऊँट का मतलब होता है खुर। लॉन्च का मतलब होता है विश्राम करने का जगह, आराम करने का जगह, आराम करने का जगह। और ये लिखिएगा हावड़ा, हावड़ा का मतलब होता है एलिफेंट बैक, मतलब हाथी के पीछे जो बैठने वाला होता है उसको हावड़ा कहा जाता है। इसको आप चेक कर लेना, ये आपका राइट आंसर है, बी हावड़ा। ठीक है, तो बताओ एलिफेंट बैक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आवाज नहीं आया, हावड़ा। केबल बैक को क्या बोलेंगे, हावड़ा। अच्छा बताओ हूफ का मतलब क्या होता है, जिसने नाउन टॉपिक पढ़ा है वो याद करिए। ऐसे कई शब्द होते हैं जिनके लास्ट में एफ लगता है, उसमें केवल एस बनाने से वो प्लूरल बन जाता है, जैसे हूफ, रूफ, प्रूफ, वार्फ, ड्वार्फ। आप अपने कॉपी को चेक कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड कह रहा है, चलिए अच्छा क्वेश्चन बताओ, ऐसा इंसान
speaks or understand many languages, तो एक से ज्यादा भाषा को समझ सकता है, बोल सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बहुभाषी। क्या बोलेंगे? बहुभाषी। आंसर हो जाएगा पॉलीग्लॉट। अच्छा, लिंग्विस्ट किसको बोलते हैं? लिंग्विस्ट तो ज्यादा बोलते हैं। लिंग्विस्ट जिसको एक से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान होता है उसको भी लिंग्विस्ट कहते हैं। यानी ये दोनों आंसर सही हो सकते थे, लिंग्विस्ट और पॉलीग्लॉट। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं तो आपको उनमें से एक को सेलेक्ट करना होगा। पॉलीग्लॉट आपका राइट आंसर हो जाएगा। पॉली का मतलब होता है अनेक, एक से ज्यादा। ग्लोट का मतलब होता है भाषा, एक से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान होना। अपने सीट पे लिखते चलिए। लिंग्विस्ट भी आंसर सही है इसका। हाँ बिल्कुल, लिंग्विस्ट भी सही आंसर है इसका। मतलब लिंग्विस्ट करके अगर दोनों ऑप्शन में दिए तो पॉलीग्लॉट इज द फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलिए। अच्छा, स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान। स्कॉलर का मतलब क्या होता है? विद्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। लाल फीता शाही। लाल फीता शाही। इधर देखिए, जब भी आपके क्वेश्चन में ऑफिशियल वर्ड है आंसर होगा रेड टैपिस। लाल फीता शाही लिखेगा, लाल फीता शाही। रेड टैपिस इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आप लोग सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे और आज कुछ सीख रहे हैं। चलिए साहब, डू यू इमिटेट अदर्स? क्या तुम दूसरे की नकल करते हो? डू यू इमिटेट अदर्स? यानी ये एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव आपसे पूछ रहा है। तो इधर देखिए साहब बोर्ड पे, एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम्स में आते हैं 5 बात आपको याद रखनी है। ऐसे तो जब मैं वॉइस पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, फिलहाल मैं ये बता देता हूँ। आप सबसे पहले मेन वर्ब को चेक करिए कि मेन वर्ब क्या है इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें हम चले तो डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये इमिटेट आपका मेन वर्ब है। क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो डू अगर आए, डू और डज आए तो ऑप्शन में हमेशा इज एंड आर को सेलेक्ट करना है। इज एंड आर। अब देखो इसमें देखो, ना तो वर्ड आएगा ना हैव आएगा, यानी सी और डी हो गया कैंसिल। ए और बी में से आपका आंसर होगा। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का पोजीशन कभी चेंज नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की जगह मेन वर्ब आएगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पोजीशन आपस में चेंज हो जाता है। अब देखिए ये कह रहा है कि डू यू इमिटेट अदर्स, लिखा है आर अदर्स इमिटेटेड बाय यू। तो बिग में नहीं आएगा, बिग में नहीं आएगा क्योंकि वर्ब प्लस आईएनजी आता है तब बिग आता है। तो ये सीधा ऑप्शन से कर सकते हो बिना पढ़े हुए। बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। Who packed my car? सबसे पहले who को by whom में बदलते हैं। किसको? by whom में, और by whom के बाद helping verb आता है। यह आपका आंसर हो जाएगा D। by whom was my car painted? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन ट्राई करके देखिए क्या आंसर होगा। One cannot expect children to understand this problem. One cannot expect, ये कोई उम्मीद नहीं कर सकता है चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। इस तरह की समस्याओं का जो क्या है अंडरस्टैंड है वो बच्चों में हो सकता है, ये कहना चाह रहा है। बताओ इन क्वेश्चन को करने के लिए आप सबसे पहले कहां जाएंगे? वन कैनॉट एक्सपेक्ट, कैनॉट लिखा है मॉडल, इसका मतलब मॉडल के साथ बी आता है। क्या आता है? बी। तो इसमें जहां भी बी नहीं है उसको कैंसिल कर दीजिए, वो आपका आंसर नहीं होगा। तो देखो कैनॉट बी यहाँ है और कहां है कैनॉट बी? कैनॉट बी यहाँ भी है, सबका ही गया। अच्छा, कैनॉट बी सबने दिया है। तो चलिए चेक करते हैं फिर कैसे करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन कैनॉट बी एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड
टू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ अंडरस्टूड दे दिया है, ये ऑप्शंस गलत है क्योंकि टू के साथ एक तो द नहीं लिखा हुआ है, तो ये भी गलत है, और ये अंडरस्टूड दिया है, ये भी आपका गलत है। तो इसका आंसर कौन सा है? चिल्ड्रन कैनॉट बी एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। चिल्ड्रन कैनॉट बी एक्सपेक्टेड, सो ए का राइट आंसर हो सकता है ए। चेक करिए, ए इसका राइट आंसर हो सकता है। हाँ, वन कई बार नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाले में इससे वन से नंबर नहीं। देखो वन कई बार, वन का मतलब तो कोई होता है ना, बाई वन कोई, तो वन यहाँ पे कई बार एक्टिव से जब हम पैसिव बनाते हैं तो समवन, नो वन, एनीवन, पुलिस, इनको हम नहीं लिखते, ये हट जाता है, ठीक है। जब आप वॉइस पढ़ेंगे तो क्लियर कट में इनको बताएंगे। फिलहाल के लिए आप यहाँ समझे कि वन अगर आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 24 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये कह रहा है कि ये क्या है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। कह रहा है आई डिड नथिंग बट, देखिए फ्रेंड इधर देखिएगा, डिड नथिंग बट के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म। आई डिड नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने हंसने के सिवाय कुछ नहीं किया, मैं केवल हंसा दूसरे पे और मैंने अपने लाइफ में कुछ नहीं किया। आई डिड नथिंग बट लव, तो आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखना कि डिड नथिंग, डू नथिंग के बाद अगर बट आता है तो आगे हम हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो ये हो जाएगा लव। ये आपने पढ़ रखा है किस टॉपिक में? प्रोनाउन के टॉपिक। कह रहा है कि मेरा दोस्त और मैं, मेरा दोस्त और मैं, ही नहीं आ सकता, ही की जगह आंसर क्या आएगा? आई। देखो माई सेल्फ भी नहीं हो सकता है, तो आंसर आई जाएगा। आसान क्वेश्चन। अगला सवाल, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंफीरियर, इनके साथ हमेशा टू आता है, यानी जिस शब्द के अंत में आई ओ आर आता है वो हमेशा अपने बाद टू लेता है। तो देखो मेरे भाई, प्रायर के साथ नेम नहीं आएगा, प्रायर के साथ टू आएगा। तो ये कितना आसान है, पढ़ाया ना, जिसने एडजेक्टिव और डिग्री टॉपिक पढ़ा है उनको पढ़ाया गया। चलिए नेक्स्ट, ये भी पढ़ा रखा है, सपोर्टिंग। कह रहा है इफ यू हैव एनी डाउट, सब डाउट नहीं, एनी डाउट, कोई भी, अगर तुम्हें कोई भी डाउट है, यार मुझे गाना बजाना है, कोई भी बजा लो, एनी सॉन्ग, यानी हम इस कोई के सेंस में एनी का प्रयोग करेंगे, सब का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। एनी, जहां मैंने सब और एनी पढ़ा है जाके दोबारा पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला है आपका नरेशन। He said India will win the World Cup। प्लीज एक बार बोर्ड पे देखिएगा, क्वेश्चन को फास्ट करने का तरीका देखो फ्रेंड। मुझे ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है? सेड। सेड माने क्या? पास्ट है। अगर ये पास्ट है इसका मतलब ये विल को पास्ट होना पड़ेगा, तो इनमें से कौन सा आंसर आएगा आपका? फटाफट बताइए। He said that India would, करेक्ट। ये और यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड, और would के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म। तो अब चलिए, He said that India would win the World Cup, ये आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़े। तो नरेशन टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, ध्यान रखना, बच्चा बन जाना है पढ़ने के लिए। ऐसे नहीं कि सर हमने तो पढ़ रखा है हमको आता है, नहीं, हमेशा सीखने की कोशिश करिए, कुछ सीखने की। अगर कोई तुम्हें कुछ सिखा रहा है तो आप सीखिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। He said to her friend, I know where is everyone, वो अपने दोस्त से कहा मैं जानता हूँ सब लोग कहाँ हैं। He said to her friend, बताओ कौन सा आंसर होगा?
he said to को क्या लिखेंगे? told. तो he told her friend that. आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ क्या हो जाएगा? he. ये पास्ट है और ये प्रेजेंट, तो क्या हो जाएगा? he knew where was everyone, या where everyone was. सब्जेक्ट पहले आएगा ना, where everyone was. तो देखो तो एक बार कह रहा है कि she told her friend that she knew where was everyone. चलो ये is वाला कैंसिल करो इसको. Where everyone, she told her friend that she knew where everyone was. यानी इसका मतलब कि इसमें ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सेम दिया है. देखो ये was नहीं आएगा पहले, यहाँ पर क्या आएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा everyone और यहाँ आएगा was. तो इसमें दो ऑप्शन सही है, बी और बी दोनों चीज है. टाइपिंग एरर कर दिया कहाँ पे? अच्छा ये वाला, यस, इसको या गलती टाइप कर दिया मैंने साहब, यहाँ पे सी बना दी थी से. ठीक है, ये क्या आपका टाइपिंग एरर है, इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है. चलिए, रवि said to me, do you have an LED TV? क्या तुम्हारे पास LED TV है? तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए. अगर इधर देखो दोस्त, अगर यहाँ पे ये वाले सेक्शन में हेल्प से स्टार्ट हुआ है तो इसमें क्या तो इफ आएगा और नहीं तो फिर वेदर आएगा. इफ नहीं तो वेदर, इसका कनेक्टर. तो रवि आस्क्ड मी, यहाँ तक सही. रवि आस्क्ड मी इफ, और यू कौन सा पर्सन है? सेकंड. तो सेकंड किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट. क्या हो जाएगा? आई. इफ आई, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है? हैव. तो हैव जो है हैड में बदलता है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? रवि आस्क्ड मी इफ आई हैड एन एलईडी टीवी. डी इज द राइट आंसर. डी इज द कैसा आंसर है? राइट आंसर. चलिए कितने क्वेश्चन कर दिए हमने? 31. अब मैं आपको जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझिए. यानी इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो है आपका क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन है. ये वाला आपका क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है, क्लोज टेस्ट. अब मेरी बात, ये आपको खुद से ट्राई करना है. इसका मैं पूरा का मीनिंग समझा देता हूँ. ये मीनिंग क्या कहना है? ये किसी लोकतंत्र के बारे में कह रहा है कि क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग जो वोट वगैरह देते हैं, तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको समझ नहीं होता है, वो अपने वोट को गलत जगह दे देते हैं. इससे क्या होता है कि जो लोकतंत्र में सही आदमी का चुनाव हम नहीं कर पाते. ठीक है, तो ये एक तरह से गलत भी है. इसी के ऊपर ये पूरा थीम बैठा हुआ है. अगले संडे को जब हम प्रैक्टिस पेपर लेकर आएंगे तो इस सीरीज को, मतलब कि ये वाले को सबसे पहले लेंगे. इससे पहले आप एक बार इनको पढ़िए, खुद से ट्राई करिए. आपके सीट में इसका आंसर भी है, आप एक बार ट्राई करना. अगले संडे को इसी से चालू करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. आज के लिए इतना है. थैंक यू सो मच एवरीवन. लव यू ऑल.